Good morning, class 6. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, and this is also last chapter of your science book. Okay, chapter 16, garbage in, garbage out. So, in this chapter, we will learn about how we should handle the garbage. Okay, dealing with garbage, vermicomposting, think and throw, recycling of पेपर, प्लास्टिक्स बोर्न और कर्सिंग. प्लास्टिक जो है क्या ये हमारे लिए वरदान है या एक शाप है, अभिशाप है. तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. The grains, pulses, biscuits, milk or oil purchased in shops are packed in plastic bags or tins. All these wrapping materials go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. तो रेगुलर बेसिस पे हमारे घर से बहुत सारे गंदगी जो है बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे अनवांटेड चीजें होता है बाहर फेंक देते हैं एज ए गार्बेज के हिसाब से. जैसे जो भी हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, बिस्किट, पाल्सेस, मिल्क वगैरह वगैरह, वो सारे पैक किया हुआ रहता है या तो कोई प्लास्टिक में या कोई कंटेनर में. तो ये जो पैक किया हुआ रहता है, ये सारे रैपिंग मटेरियल जो है ये भी गार्बेज बन जाता है, क्योंकि घर पे आके उसको अनरैप करके हम लोग सामान यूज कर लेते हैं और वो जो रैपिंग मटेरियल है उसको फेंक देते हैं. ओके. और कभी कभार तो अननेसेसरी चीजें जिसका यूज बहुत रेयरली होता है, नहीं यूज होता है, ऐसी चीजें हम लोग खरीद के रखते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं. तो इस तरह से गार्बेज जो है वो फॉर्म होता है. We generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw groundnut shells on public places, in buses or trains after eating the nuts. तो हम लोग जब गार्बेज जो होता है वो काफी अमाउंट में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं रेगुलर बेसिस पे. हमारा जो एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी के कारण बहुत सारे गार्बेज बन जाता है. जैसे कि ग्राउंडनट जो होता है वो आप बस में, ट्रेन में बैठ के खाते हैं, खाने के बाद उसका जो शेल होता है उसको वहीं पे फेंक देते हो, पब्लिक प्लेस में फेंक दिया जाता है. तो इस तरह से गार्बेज जो है प्रोड्यूस होता है. We throw away the ticket when we get off a bus. A child might go on sharpening pencil just for fun. If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. And we also throw away many domestic waste sorry, such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. तो यहाँ पे जैसे हम लोग बस से उतरते हैं तो बस का टिकट जो होता है रोड पे फेंक देते हैं, ट्रेन का टिकट फेंक देते हैं, इस तरह से. फिर बच्चे जो होते हैं वो मस्ती के लिए पेंसिल को शार्प करते जाता है ना, उससे भी गंदगी फैलता है. फिर गलती से या खेलते हुए इंक अगर कोई पेज पे गिर जाए कॉपी में, पेज फाड़ के फेंक दिया जाता है. बहुत सारे डोमेस्टिक वेस्ट भी इस तरह से फेंका जाता है. और जैसे टॉयज, ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स, शूज, स्लीपर्स, ये सारे चीजें वेस्ट मटेरियल के हिसाब से हम लोग फेंक देते हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं. What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? How do you think this will harm us? तो अगर हमारे घर से ये गार्बेज को बाहर ही ना निकाला जाए, आपके घर पे या घर के आसपास में जहाँ पे आप कचरा कर रहे हो वहीं पे अगर रह जाए, तो किस तरह से हमें हार्म पहुंचेगा. When सफाई कर्मचारी take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? जब सफाई कर्मचारी लोग आते हैं और बिन से, डस्टबिन से वो गार्बेज वगैरह लेके चले जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं उस गार्बेज के साथ? Is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? क्या ये पॉसिबल है कि सारे के सारे गार्बेज को कोई ऐसा चीज में बदल दिया जाए जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो? Can you contribute towards this in any way? We will look for answers to these questions in this chapter. तो इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमें मिलेगा. I step towards cleanliness. The Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission (SBM)
The aim of this mission is to create an open defecation free India by 2 अक्टूबर 2019। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के नाम से एक मिशन स्टार्ट किए हैं, जिसका मूल लक्ष्य ये है कि इंडिया को स्वच्छ बनाया जाए। ओके, पूरा नीटली क्लीनली एक इंडिया हमने गिफ्ट करना चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह एक मिशन उन्होंने स्टार्ट किए। Children from Paheli and Bojo's school did a project called Dealing with Garbage. We'll learn about some of the things they learned through this project. तो पहले और बोजो अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट किए थे जिसका नाम है डीलिंग विद गार्बेज। प्रोजेक्ट का नाम है डीलिंग विद गार्बेज। तो इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट में वो लोग क्या क्या किए थे वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डीलिंग विद garbage. Safai कर्मचारीज collect the garbage in trucks and take it to a low-lying open area called landfill. तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो सारे गार्बेज को कलेक्ट करके ट्रक में लोड करते हैं। ट्रक को ले जाते हैं कहीं दूर पे एक डाउन एरिया जहाँ पे है लो लेइंग एरिया। ओके, वहाँ पे ले जाके जिस जगह को हम लोग कहते हैं लैंडफिल, ओके, उस जगह पे ले जाते हैं। There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such. तो वहां पे ले जाने के बाद फिर क्या करते हैं कि जो चीजें रीयूज हो सकता है ऐसे चीजों को अलग कर लेते हैं। जो रीयूज हो सकता है ऐसे चीज को अलग कर लेते हैं और जो रीयूज नहीं हो सकता उसको अलग रखते हैं। Thus the garbage has both useful and non-useful components. The useful components is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground. For the next 20 years or so, no building is constructed on it. To deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is compost? Let us learn about it from the following activity. तो जो यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको अलग करने के बाद जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है जिसको दोबारा यूज ना किया जा सके उस कंपोनेंट्स को वो जो लैंडफिल एरिया है उसमें गिरा दिया जाता है। ओके, उसका एक लेयर उसमें गिरा के उसके ऊपर से मिट्टी का लेयर बना दिया जाता है, मिट्टी से फिल कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। तो वो लैंडफिल एरिया जो है वो अगर पूरी तरह से भर जाए, पूरी तरह से अगर भर जाए तो फिर उस जगह को एक पार्क में बदल दिया जाता है या कोई प्लेग्राउंड में। ओके, ताकि अगले 20 साल तक वहां पे कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट ना हो, क्योंकि वो कचरा वगैरह जो डाला गया है उसके ऊपर से मिट्टी रखा गया है तो वो धीरे धीरे बैठेगा। ओके, उसको टाइम लगेगा बैठने के लिए, तो इसलिए उसको खाली उस तरह से छोड़ दिया जाता है। बिल्डिंग अगर बनाया जाए तो बिल्डिंग टूट सकता है बाद में, इसलिए। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो यूजफुल कंपोनेंट्स है उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसा होता है जो कि कंपोस्ट बनाने के काम में आता है। ओके, तो करीब में ही एक कंपोस्ट बनाने का एरिया वहां पे बनाया जाता है, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज। ओके, लैंडफिल एरिया के साइड में ही एक कंपोस्ट मेकिंग एरिया बनाया जाता है। तो अब कंपोस्ट क्या है, यही क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी अभी करेंगे हम लोग। उसके पहले देखो, पहली did wonder as to what could be useful garbage. Why was it thrown away in the first place? Is there some garbage that is not actually garbage? तो पहले आप ये सोचने लगे कि किस तरह की गार्बेज हो सकता है जो हमारे लिए यूजफुल है, और फिर अगर वो हमारे लिए यूजफुल ही है तो पहले क्यों उसको फेंक दिया गया था? क्या इसमें कुछ गार्बेज ऐसा भी है जो एक्चुअली गार्बेज नहीं हो? ओके, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। Collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. Separate it into two groups so that they have group 1 garbage from the kitchen like fruit and vegetable peels, eggshell, waste food, tea leaves, including newspaper, dry leaves and paper bags
इन दिस ग्रुप। तो अभी क्या करना है, आपके घर से गार्बेज को डस्टबिन में फेंकने के पहले आपको उसको दो ग्रुप में अलग कर लेने हैं। ओके, तो दो ग्रुप आप किस तरह से बनाओगे, एक में किचन वेस्ट आप डालोगे, ग्रुप 1 में आप किचन वेस्ट को डालेंगे। तो किचन वेस्ट मींस किचन गार्बेज जो होता है लाइक फ्रूट वेजिटेबल्स का पील्स जो है, एग का शेल, फिर वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर वगैरह भी आप डाल सकते हैं, सूखा पत्ता जो है वो डाल सकते हैं, पेपर बैग्स जो है वो भी आपके ग्रुप 1 में आ सकता है। अब ग्रुप 2 जो है उसमें क्या रखना है, पीस ऑफ क्लॉथ्स, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। तो ये सारे जो है आप ग्रुप 2 में रख सकते हैं। नाउ डिवाइडेड द contents of each group into 2 separate heaps। तो अब क्या करना है आपको, ये जो contents है इसको आपको 2 heap में बनाने हैं। ओके, नाउ डिवाइड द contents of each group into 2 separate heaps। तो एक ग्रुप को 2 सेपरेट heap में बदलना है, लेवल देम as A, B, C and D। तो अब आपको वो जो 4 हो गया, एक्चुअली आपके पास 2 था, पहले 2 अलग अलग ग्रुप में बनाए थे, अब दोनों ग्रुप को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो A, B, C, D 4 ग्रुप आपके पास हो जाएगा। पुट 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bags। Tie the mouth of these 2 bags tightly। Put all the 4 heaps in separate pits and cover them with soil। You can also use 4 pots to bury these garbage heaps। Remove the soil after 4 days and observe the changes in the garbage। A black color and no foul smell indicates that rooting of garbage is complete। Put the heaps again in the pits and cover with the soil। Observe again after every 2 days and note your observation as suggested। Did the garbage root completely and not smell? Root only partially, root almost completely but still smells bad, not change at all, garbage in which heap was seen to root and which did not। Enter options 1, 2, 3 or 4 in the columns of table 16.1 based on your observations। If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook। Do not remove and burn the garbage that did not root। If the garbage was found to root completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants। This would provide nutrients to the plants। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको ये जो A, B, C, D 4 ग्रुप आप बना रहे हो, इसमें से 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2। ग्रुप 1 से एक heap और ग्रुप 2 से एक heap, दोनों को लेके आपको सेपरेट प्लास्टिक बैग में लेना है। ओके, 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग में लेना है। देन टाई माउथ ऑफ दिस 2 बैग्स टाइटली। ये 2 बैग जो आप लिए इसका माउथ को टाइटली बांध देना है। पुट ऑल द 4 हिप्स इन सेपरेट पिट्स। तो ये जो 4 हिप्स आपका है इसको सेपरेट पिट्स में यानी कि गड्ढे में उसको डाल देना है और फिर सॉइल से उसको बंद कर देना है। ओके, आप चाहो तो 4 पॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पॉट्स जो होता है उस पॉट्स का यूज करके उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हो। ओके, फिर 4 दिन बाद उस गार्बेज को निकाल के आपको देखना है उसका स्मेल वगैरह में कोई चेंजेस आया, कुछ सड़ने लगा है या नहीं, ये सारी चीज आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, और अगर अच्छे से नहीं सड़ रहा है तो हर 2 दिन के बाद उसको आपको निकाल के देखना है। तो आप क्या देखोगे, आपको ये देखने को मिल सकता है कि पूरी तरह से सड़ गया है और कोई स्मेल भी नहीं है। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सड़ा हुआ है और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सड़ चुका है, मिट्टी के साथ मिल चुका है, बट गंदा स्मेल अभी भी आ रहा है। और ग्रुप 4 जो है उसमें आप मतलब 4 नंबर पे आप ये देख सकते हो कि नॉट चेंज एट ऑल, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया है। ओके, तो ये बेसिकली आपको अच्छे से देखना है। और यहाँ पे देखो आपका टेबल 16.1 दिया गया है, व्हाट हैज हैपेंड टू द गार्बेज हीप्स। उस गार्बेज हीप्स का क्या हुआ था, तो ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको अच्छे से इस पे मेंशन करना है।
ओके। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद ए बी सी डी जो 4 ग्रुप था आपका उसमें क्या हुआ, फिर 6 दिन के बाद क्या हुआ, 2 हफ्ते बाद क्या हुआ एंड 4 वीक बाद क्या हुआ, ये आपको लिखना है। ओके। तो इसके अलावा अगर कुछ आप ऑब्जर्व करते हो अपने से तो उसको भी आपको अपने फेयर कॉपी में मेंशन करना है। तो अगर गार्बेज पूरी तरह से सड़ जाता है, मिट्टी के साथ मिल जाता है और अगर गंदा स्मेल ना करे तो इसको अपना फेवरेट प्लांट अगर घर पे कहीं पे है तो उस प्लांट पे आप उसको दे सकते हो। ओके, मिट्टी पे उसके सॉइल पे आप मिला सकते हो। ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को प्रोवाइड करता है। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot. They from manure which is used for the plants. The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. तो ये एक्टिविटी करने से आप देखोगे कि कुछ मटेरियल है जो कि पूरी तरह से सड़ जाता है और मिट्टी के साथ मिल जाता है, मिल के वो मैन्योर बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है मटेरियल को कन्वर्ट होने का, इसको हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज। तो बहुत सारे सिटीज में, म्युनिसिपैलिटीज में गवर्नमेंट जो है टाउन्स में क्या करते हैं, म्युनिसिपैलिटी जो होते हैं वो अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं। ओके, 2 अलग अलग डस्टबिन अलग कलर का होता है, वो डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं इस मटेरियल को अलग अलग रखने के लिए। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। तो बेसिकली 2 डस्टबिन जो सेट बेचते हैं वो लोग, एक का ब्लू कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का। द ब्लू बीन इज फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। तो ये जो ब्लू बीन होता है इसमें बेसिकली जो मटेरियल दोबारा यूज किया जा सकता है इस तरह की मटेरियल डाला जाता है, सच एज प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास। जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। डिड यू नोटिस दैट these are the materials that do not rot the garbage heaps? तो आप अगर ध्यान से ये एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटी 1 को, तो आप देखोगे ये प्लास्टिक, फिर ये जो ग्लास है, मेटल है, ये सारे सड़ता नहीं है और मिट्टी के साथ मिलता भी नहीं है। ओके। The green bins are for collecting kitchen and other plant or animal waste. You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. तो आपका जो दूसरा ग्रुप था जो कि अच्छे से मिल गया था मिट्टी के साथ, उसमें क्या था, किचन वेस्ट जो था वो। तो किचन वेस्ट, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट जो है उसको आप क्या कर सकते हो, आप इस ग्रीन डस्टबिन में डाल सकते हो। Do you see why it is necessary for us to separate waste into 2 groups as we did in activity 1 before we throw it? तो अभी आप समझ सकते हैं कि इसको अलग करना क्यों जरूरी है। जब हम लोग फेंकते हैं, फेंकने के बाद इसको चुन के अलग करना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले से इसको अगर हम लोग अलग अलग डस्टबिन में डालें तो कितना आसान है काम। Have you noticed garbage heaps of dried leaves on the roadside? Most of the time these are burned. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plants in their fields after harvesting. Burning of this produces smoke and gases that are harmful to our health. We should try to stop such practices. This waste could be converted into useful compost. तो आप कभी देखेंगे कि रोड के साइड में कितने सारे लीव्स वगैरह गिरा हुआ रहता है ना, बहुत सूखा पत्ता जो होता है गिरा हुआ रहता है। मैक्सिमम टाइम लोग क्या करते हैं, उस पत्ते को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। इनफैक्ट बहुत फार्मर्स लोग भी ऐसा करते हैं कि खेत में हार्वेस्टिंग जब हो जाता है, हो जाने के बाद वो सारे जो है इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो इसमें से जो गैसेस वगैरह निकलता है, हार्मफुल गैसेस, वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, बर्न करने से जो स्मोक और गैसेस प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसलिए हमें इस तरह की प्रैक्टिसेस रोकना चाहिए, ये दूसरा कोई ना करे उनको भी मना करना चाहिए। और इसको हम लोग यूजफुल कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये एक्टिविटी 1 में आप देखे हो। तो इस तरह कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए तो वही चीजें प्लांट को और अच्छे से उगाता है। Here are some of the observations and thoughts noted by Paley and Bojo
from their project dealing with garbage. तो यहाँ पे कुछ thoughts जो नोट करके रखे थे पहले बोजो ने अपने प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज से। बोजो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। तो बोजो जो है वो बता रहा है कि लीव्स को बर्न नहीं करना है, क्योंकि उसको अगर बर्न करते हैं तो वहां से जो निकलेगा, जो स्मोक निकलेगा, जो हार्मफुल गैसेस निकलेगा, उसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। पहले मेड अ नोट इन हर नोटबुक, व्हाई हैज द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। तो पहले ये कहना चाह रहा है कि बर्निंग ऑफ लीव्स जो है, लीव्स वगैरह को जलाना जो है, इसको बैन कर देना चाहिए बेसिकली। इसको अगर कोई करते हैं तो ये जो है एक चोरी के बराबर है, नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मेड इलीगल। तो वो थेफ्ट नहीं कहना चाह रहे थे, वो बेसिकली कहना चाह रहे थे कि ये इलीगल है, ओके, इसको आप नहीं कर सकते। शी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। तो पहले ये चाहते हैं कि इंडिया के कहीं पे भी प्लांट्स, लीव्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स प्लांट्स का जो है उसको जलाया ना जाए, ओके। तो इसके अगेंस्ट एक लॉ गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ओके। नाउ वर्मी कंपोस्टिंग, we can be friends of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends to ourselves by making compost. Talking of friends, do you know that earthworms are called farmer's friend? Let us find out how a type of earthworm called redworm is used for composting. This method of preparing compost with the help of redworms is called vermicomposting. We can try to make manure by vermicomposting at school. तो हम लोग प्लांट्स का फ्रेंड बन सकते हैं, कैसे? प्लांट्स को कंपोस्ट सप्लाई करके, ओके। और हम लोग अपना भी बहुत अच्छा दोस्त बन सकते हैं, किस तरह से? कंपोस्ट बना के, ओके। कंपोस्ट अगर बनाते हैं तो पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, है ना। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसी को लेके हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा और प्लांट के ग्रोथ में भी बहुत अच्छा काम आएगा। तो इसमें करना क्या है? टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? तो क्या आपको पता है अर्थवर्म जो है उसको फार्मर्स के फ्रेंड कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थवर्म है एक रेडवर्म, ओके। अर्थवर्म में एक रेडवर्म है जो कि कंपोस्टिंग के काम में आता है, और इस कंपोस्टिंग जो ये कंपोस्ट जो बनाता है रेडवर्म्स, इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है, ओके। इसको आप चाहे तो स्कूल में या फिलहाल अभी आप घर पे हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। Let us dig a pit about 30 centimeter deep, okay, activity 2, or keep a wooden box at a place which is neither too hot nor too cold. What about a place which does not get direct sunlight? Let us now make a comfortable home for our redworms in the pit or the box. तो आपको एक पीट बनाने के लिए बोला जा रहा है, एक गड्ढा ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर डीप हो, ओके, थोड़ा सा जगह लेके, या फिर आप एक वुडन बॉक्स भी ला सकते हैं, ओके। अब लाने के बाद उसको मतलब एक्चुअली इसको बनाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्टली सन का हीट ना गिरे, ओके। थोड़ा सा शेड में, छांव में इसको बनाने हैं, और उसको अर्थवर्म का घर बेसिकली हम लोग बनाने जा रहे हैं जहाँ पे अर्थवर्म जो है वो कंफर्टेबली रह सके। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द bottom of the pit or the box. You can also spread 1 or 2 centimeter thick layer of sand as an alternative. तो करना क्या है, नीचे आपको नेट बिछा देने हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़ा सा बालू भी बिछा सकते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर तक एक लेयर आप बालू का लगा सकते हैं। Now spread some vegetable waste including peels of fruits over this layer of sand. आप क्या करना है,
उस सैंड के लेयर के ऊपर में आपको वेजिटेबल पील्स, इस तरह की जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके, जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग ग्रीन डस्टबिन में डाल रहे थे, तो किचन वेस्ट जितने हैं उसको आप ला सकते हैं, एनिमल वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट, उसको आप लाके इसके अंदर डाल सकते हैं। One can also use green leaves, piece of dried stalks of plants, husk or pieces of newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. Okay? तो ये सारी चीजें आप सैंड के ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं। However, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose. Dried animal dung could also be used as a spread over sand or varnish. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई शाइनी चीज ना रहे, ओके, या कोई प्लास्टिक जो है वो लाके आप इस पीट में ना डाल दें, इतना ध्यान में रहे आपका। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, तो थोड़ा सा पानी ऊपर से स्प्रिंकल करना है ताकि ये लेयर जो है थोड़ा सा गीला हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, keep this layer loose so that it has sufficient air and moisture. तो अभी आपको क्या करना है कि ज्यादा वाटर भी नहीं डालने हैं और उसको प्रेस भी नहीं करने हैं। प्रेस अगर आप कर देंगे तो वो दब जाएगा, उसके अंदर एयर वगैरह सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर नहीं रह पाएगा। Now your peat is ready to welcome the red worms. Buy some red worms and put them in your peat. Cover them loosely with a gunny bag or an old sheet of clothes or a layer of grass. तो आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा रेड वर्म्स खरीद के लाना है, लाके उसके अंदर आपको डाल देना है पीट के अंदर, ओके। आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, जहाँ पे घर के आसपास में कहीं पे अगर खोदते हो तो उसमें रेड वर्म्स रह ही जाता है ना। तो इस रेड वर्म्स को उसके अंदर छोड़ के ऊपर से थोड़ा सा ग्रास का लेयर आपको डाल देना है। Your red worms need food. You can give them vegetables and fruit waste, coffee and tea remains, and waste from the fields or garden. It might be a good idea to build this food about 2 to 3 centimeters inside the pit. Do not use waste that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat, and milk proportions as food for your red worms. तो अभी आपका जो रेड वर्म्स है उसको रहने के लिए खाना की भी जरूरत पड़ेगा, तो उसको खाना कहाँ से आप देंगे, जो वेजिटेबल फ्रूट वेस्ट है वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। टी रिमेन्स, कॉफी बनाने के बाद जो बचा हुआ लीव्स रह जाता है, टी लीव्स, कॉफी लीव्स, उसको आप डाल सकते हैं। फिर ये जो खाना वगैरह आप खाते हैं वो अगर एक्सेस हो जाता है तो उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सॉल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रोपोर्शंस, ये सब रहे, इस तरह की कोई फूड आप रेड वर्म्स को नहीं देंगे। इफ यू पुट दिस थिंग्स इन द पीट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पीट। तो ये सब अगर आप देते हैं उस पीट में तो बीमारी फैलाने वाला जो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा वहां से। Once in a few days, gently mix and move the top layer of your peat. तो कुछ दिन में एक बार आपको क्या करना है, जेंटली उसको मिक्स कर देना है वो लेयर को, ओके, ऊपर का लेयर जो है उसको मिक्स कर देना है अच्छे से। Red worms do not have teeth. They have a structure called gizzard, which helps them in grinding their food. Powdered egg shell or seashell could be mixed with the waste. This would help red worms in grinding their food. A red worm can eat food equal to its own weight in a day. तो रेड वर्म्स जो होता है उसके पास टीथ तो होता नहीं है, लेकिन उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको गिजर्ड के नाम से जाना जाता है, और इसी से वो फूड को ग्राइंड बनाता है, ओके, ग्राइंडिंग करके वो फूड को खाते हैं। तो एक शेल, सी शेल जो होता है, ये सारे अगर उसमें मिक्स रहे तो उसको काफी हेल्प मिलता है इससे। देन रेड वर्म जो है वो अपना फूड को ग्राइंड करके खा जाते हैं, ओके, और रेड वर्म अपना जितना वेट होता है पर डे वो उतना खाना खा लेते हैं, उतना वेट का खाना। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स. They also need moisture around them. If you take good care of your worms, in a month's time their number will double.
तो रेडवर्म्स जो है वो बहुत गर्मी में भी सर्वाइव नहीं कर सकता, बहुत ठंडी में भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, और इसको रहने के लिए मॉइस्चर भी चाहिए होता है इसके आसपास में। तो आप अगर प्रॉपर केयर कर पाते हैं आपके रेडवर्म का, तो 1 मंथ में वो डबल हो जाएगा नंबर। ओके, अगर 5 रेडवर्म से आपने स्टार्ट किया तो 10 हो जाएगा। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द pit carefully after 3-4 weeks. Do you now see loose soil-like material in the pit? Your vermicompost is ready. तो आपको 3-4 हफ्ते बाद अच्छे से ध्यान से देखना है उस पीट में, और आपको अगर दिखाई देता है कि वो काफी लूज हो गया है, सॉइल जो है वो काफी लूज हो गया है और थोड़ा डार्क कलर का हो गया है, तो आपका वर्मीकम्पोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। Put some waste as food in one corner of the pit. Most of the worms will shift towards this part of the pit. Vacating the other part, remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for a few hours. Your vermicompost is ready for use. तो अब क्या करना है आपको कि उस पीट के एक साइड में आपको एक कॉर्नर पे खाना दे देने हैं, जहाँ पे सारे आर्थवर्म जो है वो अपने से शिफ्ट हो जाएगा। ओके, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा खाना खाने के लिए, और वो जो कंपोस्ट है उसको आपको निकाल लेना है, खाली जगह पे ले जाके धूप में उसको 1 घंटे तक या कुछ घंटे तक 2-3 आवर तक उसको सुखा लेना है। तो आपका वर्मीकम्पोस्ट जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है। The part left in the pit has most of the worms in it. You can use this for preparing more compost or share them with another user. तो अभी आपके पीट में जो पड़ा हुआ है बेसिकली उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वर्म्स है, रेड वर्म्स जो है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आप उसका इस्तेमाल करके आप दोबारा कंपोस्ट बना सकते हैं, और अगर दूसरा कोई बनाना चाहे तो उसको भी वहाँ से कुछ पीसेस रेड वर्म्स जो है आप दे सकते हैं। Use this excellent vermicompost in your pots, gardens or fields. Is this not like getting the best out of waste? Those of you who have agricultural fields can try vermicomposting in large pits. You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemical fertilizers and manure from the market. तो ये वर्मीकम्पोस्ट जो है आप अपने गार्डन के लिए पॉट में जो आप फ्लावरिंग वगैरह करते हैं अगर, तो उसके लिए आप इस वर्मीकम्पोस्ट का यूज कर सकते हैं। और क्या ये आपको नहीं लगता है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट में से निकला हुआ बेस्ट चीज है ये। सो अगर आप में से कोई खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो, एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़े हुए हो, तो वर्मीकम्पोस्टिंग जो है एक लार्ज पिट में आप कर सकते हो, और करके आप बहुत सारे पैसा बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद के लाने के लिए बहुत पैसा जो है वेस्ट होता होगा। तो यह इसका अगर आप यूज करते हो इस मेथड का तो उतना खर्च नहीं होगा। नाउ थिंक एंड थ्रो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे? हर घर से कितना गार्बेज रेगुलर बेसिस पे फेंका जा सकता है? You can make an estimate by using a bucket as a measure. Use a 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days. In how many days does the bucket become full? You know the number of members in your family. If you find out the population of your city or town, can you now estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town? तो आपके घर से जो कचरा वगैरह जो गार्बेज आप निकालते हैं घर से, तो वो निकालने के लिए एक बाकेट का यूज कीजिए। ओके, 5 to 10 लीटर का एक बाकेट ले लीजिए, और उस बाकेट कितने दिन में भर जाता है गार्बेज से, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, अब ऑब्जर्व करने के बाद आपकी सिटी में, टाउन में, विलेज में कितने लोग हैं ये आप जानते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो, और आपके घर में एक बाकेट कितने में भर रहा है, कितने दिन में, ये जब आप देख पा रहे हो तो उसके बाद आपके घर में कितने मेंबर्स है, वो आपको देखना है। तो आप निकाल सकते हो कि एक मेंबर्स को कितना टाइम लगता है उस बाकेट को भरने के लिए, और फिर पूरा शहर में जितने लोग हैं वो लोग
एक दिन में कितना बाकेट, इस तरह की कितना बाकेट गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, इट्स नॉट इट। तो हम लोग रेगुलर गार्बेज का पहाड़ बना लेते हैं। ओके, लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। तो अभी एक विलेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे बहुत ही कम गार्बेज है। और चलो देखते हैं। Nanu studies in class 6. He is very fond of making paper planes. His mother is very annoyed when he tears of sheets from new notebooks to make aeroplanes. But Nanu does not care. तो ननू एक लड़का है जो भी क्लास 6 में पढ़ता है और वो बहुत ही मतलब उसको पसंद था कि पेपर से प्लेन बनाना, लेकिन उसके मम्मी गुस्सा हो जाती थी जब जब वो अपना नया कॉपी से पेपर फाड़ के, पेज फाड़ के उससे प्लेन बनाते थे। तो वंस, बट नानू जो है वो कभी केयर नहीं करता था इस बात को। वंस नानू वेंट टू हिज आर्ट्स विलेज along with his mother. He was amazed at the variety of things his cousin Shyam had made. Files from old charts, greeting card decorated with flowers made from pencil shavings, mats from old clothes, baskets from used old polythene bags were some of these items Nanu liked. Shyam had even made a diary from invitation cards. तो नैनू जो है वो एक दिन विलेज में गए हुए थे उसके मम्मी के साथ। जाने के बाद वहां पे वो मतलब काफी उसको आश्चर्य हुआ कि उसका श्याम नाम का एक काजिन थे जिन्होंने सारे पुराना चीजों से बहुत सारे चीजें, यूजफुल चीजें बनाए थे। ओके, जो देख के वो बहुत आश्चर्य हुए थे। जो क्या क्या चीज मैंने अभी बताया, ये सारी चीज वो बनाए थे और इसमें से कुछ नानू को पसंद भी आ गया था। One morning, Nanu went looking for his grandmother, Nani. He saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked, Nani, what are you doing? What is this paste? तो एक दिन नानू अपने ग्रैंडमदर के लिए इंतजार कर रहा था, तब तक वो देखे कि उसकी ग्रैंडमदर जो है बास्केट के ऊपर में एक पेस्ट लगा रहा है। ओके, तो नानू जो है वो पूछ रहा है कि नानी आप क्या कर रहे हो? तो ये पेस्ट क्या है? दिस इज पेपर मैच, a paste made of clay and paper in which I have also mixed some rice husk, replied नानी। तो नानी ने बताया कि ये पेपर मैच है। पेपर मैच मीन्स ये एक पेस्ट है जो कि क्ले और पेपर से बना हुआ है, कीचड़ और पेपर से बना हुआ है, और मैंने इसमें कुछ राइस का हस्क भी मिलाया है। ओके, इसका नानी बताया। बट व्हाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट? आस्क्ड नानू। तो नानू पूछ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बास्केट में क्यों लगा रहे हैं? टू मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर, सेड नैनी एंड एडेड, वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी? तो यहाँ पे नानी जो है वो बोल रहे हैं कि इसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, जो बाकेट है इसको और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या तुम सीखोगे मेरे से? नानू वाज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले। तो नानू जो है वो उससे मतलब नहीं था उसको, तो वो भाग के बाहर चले गए। ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स। इन फैक्ट ही आल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम शैम्स फाइल्स। तो उसका इंटरेस्ट किसमें था? पेपर पढ़ने में, प्लेन बनाने में। इनफैक्ट वो वहां पे भी स्टार्ट कर दिए। वो जो श्याम उसका कजिन थे उसके फाइल में से पेपर निकल रहा था और वो प्लेन बना रहा था। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर Nanu had used, wondering what to do about him. He just did not listen to anyone. तो श्याम क्या किए? सारे पेपर, जो पीस ऑफ पेपर था नानू यूज किए थे, उसको कलेक्ट किए और wondering what to do about him. He just did not listen to anyone. It was Nanu's birthday in a few days. Shyam planned to invite Nanu's friends. Nanu took out money from his mud pot
and went to the market. तो ये नानू का बर्थडे था कुछ दिनों में। श्याम प्लान किए थे कि नानू के सारे फ्रेंड जो है उन लोगों को बुलाएंगे। तो नानू क्या किए, नानू took out money from his mart pot and went to the market. नानू मार्ट पॉट में से, मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसमें पैसा रखा जाता है, उसमें से पैसा निकाले और मार्केट में गए। He bought some paper hats for his friends. वो कुछ पेपर हैट्स अपने फ्रेंड के लिए खरीद के लाए हैं। He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene. तो नानू ने शॉपकीपर को, दुकानदार को एक प्लास्टिक बैग देने के लिए बोले जिसमें वो हैट लेके आएंगे, बट दुकानदार ने क्या किया, पॉलीथीन बैग नहीं दिए, उसको एक पेपर बैग थमा दिया। नानू also bought many other items like biscuits and toffees. He found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. तो इसके अलावा भी नानू ने बिस्किट खरीदे, टॉफीज खरीदे, तो वो लाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी दुकानदार उसको प्लास्टिक के बैग देने में राजी नहीं हो रहे थे। Shyam had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. तो श्याम उसको पहले ही वार्न किए थे कि साथ में एक कपड़ा का बैग ले जाने के लिए, लेकिन वो श्याम का नहीं सुने थे। Somehow he managed to reach home with all his purchases. तो जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचे, जो चीजें खरीदे थे उसको लेके। Nanu's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games. तो नानू का जो फ्रेंड है वो नानू के बर्थडे में बहुत एंजॉय किए, बहुत सारे गेम्स वो लोगों ने खेले। All his friends wore the shiny paper hats Nanu had bought. तो सारे फ्रेंड जो है नानू ने कुछ शाइनी पेपर का बना हुआ हैट खरीद के लाए थे, जो कि सारे फ्रेंड उसका पहने हुए थे। Shyam had made beautiful papier made mask for Nanu's friends. He had a special gift for Nanu as well, a photo frame and greeting card made from the paste of all the piece of paper Nanu had thrown away. It was a new experience for Nanu. All his friends went home with their masks. Nanu was too excited to finish his meal and look at his gift. तो यहाँ पे श्याम जो है वो क्या किए थे कि नानू's फ्रेंड को पेपियर मेस से बना हुआ मास्क प्रोवाइड किए थे। पेपियर मेस याद है, वो नानी जो लगा रहे थे, मिट्टी और पेपर मिला के जो पेस्ट बनाए थे, तो उसी का मास्क बनाए थे, जो कि नानू का सारे फ्रेंड ने उसको पहने और पहन के घर भी चले गए वो लोग। ओके, और श्याम ने नानू के लिए क्या बनाए थे, नानू के लिए एक फोटो फ्रेम, एक ग्रीटिंग कार्ड। किस चीज से बनाए थे, जो पेपर नानू ने खुद फाड़े थे उसी पेपर से। तो नानू आप काफी एक्साइटेड है और वो चाह रहे थे कि जल्दी से उसका खाना खत्म हो जाए और वो जाके अपना गिफ्ट देखे। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। How different his town was from Shyam's village. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. But now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his house. Okay, तो नैनो अब घर पे अपना लौट आए हैं, हॉलीडे खत्म हो चुका है, तो वो ये सोच रहा था कि कितना डिफरेंट है हमारा टाउन श्याम के विलेज से। विलेज में कोई भी वो कागज वगैरह जो प्लास्टिक वगैरह जो इकट्ठा करके ले जाते हैं ना, वो लोग कहीं भी नहीं है उधर। मतलब प्लास्टिक वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, वो छोटा छोटा लड़का लोग कलेक्ट करके उसको ले जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। तो इस तरह के लोग गांव में एक भी नहीं होते हैं, फिर भी गांव इतना साफ सुथरा होता है। और यहाँ पे ये लोग कलेक्ट करते हैं, फिर भी कितना गंदा पड़ा होता है शहर में। ओके, तो अभी इसके घर के पास में अगर कोई आ रहा है तो वो किसी को कुछ नहीं बोल रहा है कलेक्ट करने के लिए। You might have seen some children sorting the garbage near your house or at other places. Observe the children at work and find out how they separate useful material from the garbage. They are actually helping us. तो आप अपने घर के आसपास में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो गार्बेज इकट्ठा कर लेते हैं, बोरा वगैरह लेके आते हैं बड़ा सा, उसमें डालते हैं उठा उठा। तो आपको ध्यान से वहां से देखना चाहिए कि वो लोग क्या क्या अलग कर रहे हैं। जो अलग कर रहे हैं वो यूजफुल मटेरियल है। हम लोग गार्बेज के हिसाब से फेंक देते हैं उसको, लेकिन वो एक्चुअली यूजफुल है और उसी को वो कलेक्ट करके ले जा रहा है।
तो वो हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए वो अच्छा ही कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमें। ओके, टॉक टू one such child and find out what do they do with the rubbish they collect. Where do they take it? Does he or she go to school? What about his or her friends? If they do not go to school, find out the possible reasons. Can you help this child to read and write? तो आपको अगर मौका मिले तो इस तरह के बच्चे के साथ आप एक बार बातचीत जरूर करें और उनसे ये पूछें कि ये कलेक्ट करके वो लोग करता क्या है इसके साथ। ओके, और इसको लेके वो कहाँ पे जाते हैं, क्या वो स्कूल में जाते हैं, उसका कोई दोस्त है, और अगर वो स्कूल में नहीं जाते हैं तो ना जाने का रीजन क्या है, और क्या आप उसको कोई हेल्प कर सकते हो लिखने पढ़ने में। Have you ever helped at home to sell old newspapers, glass and metal things, plastic bags and your old notebooks to a garbage dealer? तो गार्बेज डीलर जो आते हैं घर पे, वो पेपर्स वगैरह बहुत सारे नोटबुक वगैरह जब इकट्ठा हो जाते हैं खरीदने के लिए आते हैं, प्लास्टिक का टूटा फूटा चीजें आप बेचते हो, कभी किए हो ऐसा? टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज। तो अगर आपको मौका मिले, आपके घर में अगर कोई खरीदने के लिए अभी आते हैं तो उनसे पूछना जरूर कि वो उसको ले जाके करते क्या है। वुड यू लाइक टू मेक पेपर from old and discarded paper like sham? Let us learn to do this. तो पेपर क्या आप बनाना चाहोगे? जो पुराना पेपर है उससे आप नया पेपर बनाना चाहोगे, जैसे कि श्याम ने बनाया था? तो चाहो तो आप बना सकते हो। Recycling of paper. You will require pieces of old newspapers, magazines, used envelopes, notebooks or any other paper. Do not use shiny plastic coated paper. You will also need a frame fitted with a wire mesh or a net. You can also use a large sized safe in place of a frame. तो ये जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को हम लोग अभी रिसाइकल करने वाले हैं, तो इस एक्टिविटी के लिए आपको जितना ओल्ड पेपर्स है, जैसे न्यूज़पेपर आप कलेक्ट कर सकते हैं, मैगजीन, फिर इन्वेलप्स, ये सारी चीज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कोई शाइनी पेपर आप नहीं लेंगे, ओके, जिसमें प्लास्टिक कोटेड किया हुआ हो, इस तरह की पेपर्स नहीं लेना है। और आपको चाहिए एक फ्रेम जिसमें वायर मेश फिट रहे, यानी कि नेट जैसा रहे, या फिर शेव आप ले सकते हैं। ओके, कुछ आटा वगैरह छानने के लिए जो यूज होता है ना, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। Tear the paper into small pieces. Put them into a tub or a bucket and pour water in it. Let the pieces of paper remain submerged in water for a day. Make a thick paste of paper by pounding it. तो आपको करना क्या है कि वो जो पेपर से उसको छोटा छोटा टुकड़ा में फाड़ लेना है। ओके, फाड़ने के बाद उसको एक बकेट के अंदर डालना है और उसको उसके ऊपर पानी डाल देना है। पानी डाल के पूरे एक दिन उसको पानी के अंदर गीला करके रख देना है, पानी में भिगो के रखना है, और बाद में उसका एक पेस्ट बनाने हैं। ओके, उस पेपर को निकाल के उसको ग्रीन करके पेस्ट जैसा बनाने हैं आपको। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मेश फिक्स्ड टू द फ्रेम. Pat it gently to make the thickness of layer of the paste as uniform as possible. Wait till water drains off. If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. अब जो पेस्ट हमने बनाए हैं उस पेस्ट को जो वायर मेश आप फिक्स किए हैं, जो नेट फिक्स किए हैं, उसके ऊपर बिछा देना है, या फिर जो शेव आप यूज किए हैं उस शेव के ऊपर भी उसको आप बिछा सकते हैं। ओके, अच्छे से एक लेवल पे उसको यूनिफॉर्मली आपको चारों तरफ फैला देना है। उसका थिकनेस जो है वो ध्यान में रखना है कि हर तरफ मोटा रहे चारों जगह, मतलब सारे जगह पे जो है एक ही जैसे मोटा हो। ओके, कहीं पे ज्यादा मोटा ज्यादा पतला हो जाएगा तो आपका वो पेपर जो बनेगा वो भी वैसा ही बनेगा। तो पेपर जैसे हर जगह पे पूरा इक्वल थिकनेस रहता है इसका, इसी तरह बनाने की कोशिश करना है, जितना पतला हो सके करना है और हर जगह पे एक ही जैसा हो। ओके, और फिर उससे पानी जो है ड्रेन हो जाने के लिए छोड़ देना है, चाहे एक सूखा कपड़ा उसके ऊपर से आप लगा के या एक न्यूज़पेपर लगा के एक्स्ट्रा वाटर जो है उसमें उसको सोक कर ले सकते हैं। ओके,
Now carefully remove the layer of paste from the frame. Spread it on a sheet of newspaper in the sun. Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weights so that these do not curl up. तो अब उसमें से जब सारे पानी निकल जाएगा, ओके, देन धीरे से उसको अच्छे से निकाल के एक न्यूज़पेपर के ऊपर डाल के उसको धूप में सूखने के लिए देना है। तो जो न्यूज़पेपर अब बिछाएंगे उसके चारों कॉर्नर पे थोड़ा सा छोटा छोटा पत्थर वेट वाला चीज रख देना है। क्यों? ताकि हवा में वो लपेट ना जाए उसके साथ। ओके, यू कैन ऐड फूड कलर, पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स और पीसेस ऑफ colored paper in the paste before spreading it. It would help you to get a recycled paper with beautiful patterns on it. तो आप चाहे तो उस पेस्ट जब बना रहा है तो उस टाइम उसके अंदर भी मिला सकते हैं, या फिर जब आप उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं नेट के ऊपर, तो स्प्रेड करते वक्त भी उसमें पेटल्स या ग्रीन लीव्स जो है वो या फूड कलर का यूज करके उस पेपर को आप कलरफुल भी बना सकते हैं। ओके, कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर? तो क्या हम लोग हर चीज रिसाइकल कर सकते हैं? जैसे अभी पेपर को रिसाइकल किए, तो ये पेपर को रिसाइकल आप लोग घर पे कर सकते हैं, करके एक पेपर आप बना सकते हैं। ओके, यूज करके आप देख सकते हैं कैसे होता है। देन आवर लास्ट टॉपिक इज प्लास्टिक बोन और क्यूर्स। तो प्लास्टिक जो है, क्या ये हमारे लिए वरदान है या हमारे लिए शाप है? Some kind of plastics can be recycled but not all of them. तो कुछ प्लास्टिक जो होता है वो हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं कर सकते। Did you notice that polythene bags and some plastics did not wrote in activity 1? You might now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal. तो एक्टिविटी 1 जब हम लोग किए थे उस टाइम हमने ये देखे थे कि प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में मिलता नहीं है, वो सड़ता नहीं है। तो ये प्लास्टिक जो है ये गार्बेज के साथ हमें जो हम लोग जो डील करते हैं इसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक? टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, कॉम्ब्स, टूथब्रशेस, buckets, bottles and water pipes. The list is very long. Can you name a few parts of a bus, car, radio, television, refrigerator and a scooter that are made up of plastic? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए कि प्लास्टिक को छोड़ के हमारा जिंदगी में आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हर जगह पे हम लोग प्लास्टिक को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि कुछ नाम अगर आपको बोला जाए कि प्लास्टिक का बना हुआ कुछ चीजों का नाम बनाओ, तो आप इतना लंबा सा एक लिस्ट बना देंगे। टॉय, शूज, बैग, पेन, कॉम्स, टूथ ब्रश जो है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कि जो गाड़ी वगैरह चलता है उसमें भी काफी पार्ट्स जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। The use of plastic in itself might not create so much of a problem. Problems arise when we use plastics excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. This is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, knowing well about its harmful effects. तो प्लास्टिक जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज करने में बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक यूज करते हैं तो उसमें काफी फायदा भी हमें होता है, यानी कि बहुत सारे चीजों में हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं जो हमें चीप पड़ता है। वही अगर दूसरे चीजों से बना हुआ मटेरियल करें, यूज करें, तो उसमें काफी खर्च आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक को एक्सेसिवली यूज करते हैं, जरूरत से ज्यादा यूज कर लेते हैं। जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे दूसरे चीजों से भी काम चल सकते हैं, वहां पे भी हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ इसको जो डिस्पोज करते हैं उसका तरीका हम लोग सही से नहीं करते, कहीं पे भी फेंक देते हैं। ये सबसे गंदा आदत है हमारा। और दूसरा कि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है ये जानकर भी हम लोग अनजान बन जाते हैं। ओके, we often use plastic bags to store cooked food items. Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. Consuming food packed in such plastic bags could be harmful to our health. Many a time shopkeepers use plastic bags that have been used earlier for some other purpose. Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. Use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health. For storing eatables, we must insist
on use of plastic bags that are approved for such a use. तो हम लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह जो है उसको भी प्लास्टिक में कैरी करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिट्टी चोखा हम देखते हैं लाने के लिए, अगर दुकान में जाया जाता है तो बेसिकली जो नॉर्मल शॉप्स यहाँ पे है वो लोग सब्जी भी, गरम सब्जी, उबलता हुआ सब्जी वो भी प्लास्टिक में डाल के दे देते हैं। तो ये जो है बहुत ही हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए, ओके। और ये जो प्लास्टिक पैकेट होता है, कैरी पैकेट, ये सिंगल टाइम यूज ही नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे कैरी बैग ऐसा होता है जो कि पहले यूज किया हुआ होता है, उसको दोबारा यूज करते हैं इस पर्पस में, और उसमें फूड आइटम डाल के देते हैं। पता नहीं उसको पहले किस पर्पस में यूज किए होंगे, क्या चीज उसमें लाए होंगे, उसी में फिर आपको खाना डाल के दे रहे हैं। फिर जो छोटे छोटे बच्चे जो प्लास्टिक वगैरह इधर उधर से इकट्ठा करके ले जाते हैं बोरा में डाल के, वो प्लास्टिक भी वॉश करके फिर दुकान में वापस आ जाता है। तो ये जो है ये तरीका हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ये हमें ध्यान में रखना है। All kind of plastics give out harmful gases upon heating or burning. These gases may cause many health problems, including cancer in humans. The government has also laid down guidelines for recycling of plastics. तो प्लास्टिक को अगर हम लोग हीट देते हैं या जलाते हैं तो ये बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जो हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है और हमें कैंसर तक हो सकता है इस गैसेस से, ओके। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे गाइडलाइंस बनाए हैं इस पे प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए। पहले वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली एंड दैट सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स आर नॉट यूज्ड टू मेक प्लास्टिक बैग्स। तो पहले यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाह रहा है कि कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग, जो चीज हम लोग स्टोर करते हैं उसके लिए हम लोग कंटेनर यूज कर सकते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस जो है उसको अलग से रिसाइकल करने की जरूरत है, और रिसाइकल प्लास्टिक जो है उससे प्लास्टिक बैग ना बनाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो बनाया जाता है उसमें खाना वगैरह भी बहुत लोग कैरी करते हैं। तो प्लास्टिक बैग ही अगर उस रिसाइकल पेपर से ना बने, रिसाइकल करने वाला प्लास्टिक से ना बने, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these. Sometimes they die due to this. तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार जितने सब्जी वगैरह होता है, वेजिटेबल पेल, फ्रूट पेल्स जितना होता है वो सारे हम लोग प्लास्टिक में डाल के उसको बांध के फेंक देते हैं बाहर। हमारा घर का कचरा तो साफ हो गया, लेकिन वो जो हम लोग बाहर फेंक दिए रास्ते में, वहां पे रास्ते में घूमने वाला काफी जानवर होता है, काफी एनिमल्स होता है जो फूड सर्च करते हुए रोड साइड में घूमता है। तो रोड साइड में घूमते घूमते उसको वो खाना अगर मिल जाए तो वो सीधा उसको निगल जाता है, तो प्लास्टिक भी उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, उसका जो डाइजेस्टिव कैनल है उसी में कहीं पे फंस जाता है, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो एनिमल मर भी जाता है। The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the sewer system. As a result, drains get choked and the water spills on the roads. During heavy rains, it might even create a flood-like situation. There is a lot of harmful that too much use of plastic can do. तो प्लास्टिक हम लोग केयरलेसली एक चिप्स का पैकेट खरीद लिए, खाए चिप्स का पैकेट का हम लोग रास्ते में ही फेंक दिए, तो वो पैकेट वहीं पे गिरा हुआ रहता है, हवा में उड़ के आसपास में जो ड्रेन है जहाँ से पानी जो है निकलने का रास्ता बनाया गया उस ड्रेन में जाके गिर जाता है, कहीं पे जाके चोक होता है, फंस जाता है ड्रेन में, और पानी पास नहीं हो पाता, वो पानी रोड पे आ जाता है। और हेवी बारिश अगर हुआ तो उस केसेस में क्या होता है कि बाढ़ जैसा सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है। तो प्लास्टिक यूज करने का बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट है, ओके। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड डील विद गार्बेज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं प्लास्टिक का जो यूज है उसको मिनिमाइज करने के लिए और गार्बेज से हम लोग अच्छे से डील करने के लिए। We make a minimum use of plastic bags. We reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effects. तो
हमें प्लास्टिक यूज करना, प्लास्टिक जो हम लोग यूज करते हैं उसको काफी कम करना चाहिए, प्लास्टिक बैग को यूज करना कम करना चाहिए, और जहां जरूरत है, जहां पे पॉसिबल है, वहां पे हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो मार्केट में गए, कुछ सब्जी लाए, तो उस टाइम वो एक प्लास्टिक बैग में हमें दे दिए, तो बैग को घर पे आके हमें फेंकना नहीं है, उसको हम लोग साफ करके रख सकते हैं उस बैग को। दोबारा जब हम जाते हैं कई जगह पे कोई चीज लाने या किसी को कुछ घर से देना होता है, तो उस प्लास्टिक बैग में डाल के हम दे सकते हैं। ओके, हालांकि आप अपना कपड़ा बैग भी आप लेके जा सकते हैं, जूट बैग लेके आप मार्केटिंग करने के लिए जा सकते हैं। We insist shopkeepers use paper bags. We carry a cloth or jute bag when we go out for shopping. तो जो शॉपकीपर है उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि वो प्लास्टिक बैग के जगह पे पेपर बैग का यूज करें, और बाहर जब हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम अपने साथ में एक क्लॉथ बैग और एक जूट बैग लेके जा सकते हैं। ओके, ये बैग जो है काफी वेट तो इसका होता नहीं है, इससे काफी वेट होता है मोबाइल का ज्यादा। उस मोबाइल को हम लोग हमेशा 24 घंटे कैरी करते हैं, उसके साथ साथ तो पावर बैंक भी कैरी कर लेते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन एक बैग कैरी करने में काफी प्रॉब्लम होता है हमें, तो ये प्रॉब्लम को साइड रख के हमें कैरी करना है। ओके, वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। तो खाने वाला कोई भी सामान स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। प्लास्टिक बैग अगर इनके हम लोग यूज कर भी लिए, या जैसे कि चिप्स खाए या कोई बिस्किट खाए, तो वो प्लास्टिक रैपर में रैप किया हुआ रहता है, तो उस पैकेट को जहां तहां आपको नहीं फेंकना है। ओके, वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। तो प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक का बना हुआ कोई भी आइटम को हम लोग कभी बर्न नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं। ओके, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। तो गार्बेज जो है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, या जो बचा हुआ खाना है उसको प्लास्टिक में डाल के हम लोग फेंकते हैं, तो इस तरह हम लोग नहीं करेंगे। ओके, कोई भी गार्बेज को हम लोग प्लास्टिक पैकेट के अंदर डाल के नहीं फेंकेंगे। We use vermicomposting at home and deal with our kitchen waste usefully. तो वर्मिकम्पोस्टिंग जो प्रोसेस है मैंने आप लोगों को समझाया, तो वर्मिकम्पोस्टिंग प्रोसेस को हम लोग कर सकते हैं घर पे, और किचन वेस्ट जो है उसको हम लोग यूजफुल बना सकते हैं फिर से। ओके, वी रिसाइकल पेपर, पेपर को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट। वी यूज स्लेट फॉर रफ वर्क। वी यूज blank sheet of paper left in our notebooks for rough work। तो हमें क्या करना है, एक तो पेपर का दोनों साइड यूज करेंगे पेज का लिखने के लिए, देन स्लेट का यूज करेंगे रफ वर्क के लिए। जैसे कि आप लोग मैथ्स वगैरह बनाते हो, घर पे रफ वर्क करते हो, तो उसके लिए आप स्लेट का यूज कर सकते हैं। और ब्लैंक शीट ऑफ पेपर जो आपका बचा हुआ रह जाता है नोटबुक में, उसको आप रफ वर्क के लिए भी यूज कर सकते हो। देन we make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kinds of waste। तो हमारे जितने फैमिली मेंबर्स है, जितने फ्रेंड्स है, नेबर्स है, आसपास के जितने लोग हैं, जितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, उन सबको हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे ये सारे मैटर, जितने पॉइंट्स अभी आप लोगों को बताया, और वेस्ट मटेरियल के साथ किस तरह से डील करना है ये हम लोग बताएंगे उन लोगों को। ओके, think about some more ways to minimize overuse of plastics and discuss। तो आप खुद से भी कुछ पॉइंट सोच सकते हैं कि प्लास्टिक जो ज्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। ओके, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। The most important point to know and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है और सबसे ज्यादा सोचने वाला बात यही है कि जितना गार्बेज हम लोग फैलाएंगे, जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, उतना गार्बेज को हमें डील भी करना है। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि गार्बेज बनाना ही हम लोग कम कर दें। ओके, गार्बेज जो हम लोग प्रोड्यूस कर दे उसको मिनिमाइज करें। इज इट क्लियर? सो आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क मी सो दैट आई कैन क्लैरिफाई इट। ओके, so now you have to write down the hard words of this chapter and its meaning also,
and as well as you have to write down the keywords. Okay, so for now, bye.